जी, आप लोगों को पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का बोला था, वो बनाई थी सब बच्चों ने? हेलो। जी सर। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन हमारी बात हुई थी बनाने की, वो बनाई थी सबने? नहीं सर, अभी आपने कंफर्म नहीं बताया था कि कब लेंगे, तो इसलिए अभी स्टार्ट नहीं किया। बस वो आप लोग बना लेना, फिर उसमें हम ये कि असाइनमेंट वगैरह मैंने बताया था ना, बाकी कुछ कंसीडर नहीं करेंगे, उसी को ले लेंगे टोटल, बस असाइनमेंट्स की जगह सारे। ठीक है सर, मैं फिर इन्फॉर्म कर दूंगी तो सर। बस वो आप बना लेना, क्योंकि हमें इन्होंने तकरीबन 10 जुलाई तक वाइंड अप करने को कहा है। सर तो आपने कहा था ना कि क्लासेस के बाद होगा एंड में। हाँ ना, तो एंड में क्या होगा? अभी तो उधर यूनिवर्सिटी तो नहीं आ सकते ना यार। क्लासेस यही तो बता रहा हूँ कि 10 जुलाई को खत्म करने को बोल दिया इन्होंने, कि 10 जुलाई तक ले आप क्लासेस बस। इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ज्यादा टाइम नहीं है। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो रिमाइंडर दे रहा हूँ कि बना लेना आप लोग। सर किसी ने क्या, सबने ही नहीं बनाई है। बस ठीक है, अभी टाइम है, 10-12 दिन है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी आपके पास बुक है तो पेज 539 खोले। 539। सर कल वाला जो परसों जो टॉपिक वायरस का था, वो पूरा एंड हो गया था? हाँ, वो जो हमारे पास हैंड आउट था ना, उसके मतलब जो हमने पेजेस मैंने आपको सेंड करवाए थे, उसके अंदर जो चीजें थी वो तो एंड हो गई थी। पर इसी का एक और चैप्टर है, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वही हम बस आज इसके साथ ही कंप्लीट करेंगे। 539 पर आप आएंगे तो वो इसी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी मेजर्स और ये थ्रेड्स वगैरह जो होती है कंप्यूटर में। चैप्टर 13 है सर। ये चैप्टर 13, पेज नंबर 539, जिसके पास बुक है। जी सर। ठीक है, तो ये बेसिकली चैप्टर सिक्योरिटी मेजर से, प्राइवेसी से, फिर आपके कंप्यूटर के जो थ्रेट्स होते हैं, जो इश्यूज आ सकते हैं, जो अटैक्स उस पे हो सकते हैं, वायरसेस के, दूसरे चीजों के, इस तरीके का जितना भी मेलवेयर होता है, ठीक है, वो बेसिकली बस जनरली हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले जो है ना कि थ्रेट क्या होती है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से थ्रेट कॉज हो सकती है। और थ्रेट जो है वो नॉर्मली इंग्लिश में अगर आप देखें तो थ्रेट जो है वो किसी डिजास्टर की भी हो सकती है। थ्रेट जो है कोई, लेट से चोर वगैरह है ऐसा जो हार्डवेयर आपका ले जाए। थ्रेट जो है वो भी हो सकती है जो एक वायरस कंप्यूटर में एंटर हो गया, वो भी थ्रेट हो सकती है। ठीक है, तो थ्रेट बेसिकली होता क्या है? थ्रेट अगर हमारे कंप्यूटर पे या काम करते हुए किसी भी तरीके से हम फेस कर रहे हैं, सही है, तो उसी वक्त हमें परेशान कर सकती है कि जब वो कोई हमारी वनरेबिलिटी एक्सपोज करती है। वनरेबिलिटी आपकी कमजोरी होती है, वीकनेस। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसी कमजोरी है, लेट से आपने एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, या कोई फिजिकल हार्डवेयर चुराने के लिए आ रहा है और आपका जो है वो कंप्यूटर बिल्कुल सामने सामने पड़ा है, अलग से नहीं रखा हुआ। जैसे अक्सर आप देखें अपनी ज्वेलरी वगैरह आप सेव करके रखते हैं, ठीक है, अगर वो ज्यादा वनरेबल होगी, बिल्कुल सामने पड़ी होगी, तो जो कभी चोरी करने आएगा उसके लिए मुश्किल भी नहीं होगी उसको उठाना। तो ये होता है कि आपके कंप्यूटर पे भी इसी तरीके से डिफरेंट थ्रेड्स आ रही होती है वायरसेस से। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था उस दिन, स्पाईवेयर वगैरह होता है, एडवेयर होता है, इस तरह की और चीजें होती है। लोग आपका अकाउंट
जो है पासवर्ड, वो सब चुराने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट तरीके कार होते हैं। ऑनलाइन जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हम एक्सपोज्ड होते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लीक हो सकती है। प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जो एज थ्रेट्स काम कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें जरूरी होता है कि हम अपने पास एंटीवायरस अच्छा प्रॉपर इंस्टॉल रखें, ताकि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो हम उसको फेस कर सके। ठीक है, या कोई मसले से अपने आप को सेव कर सके। क्योंकि देखिए, आपके पास कोई हैकर एंटर हो गया कंप्यूटर में, कोई वायरस आ गया, तो तमाम चीजों को डैमेज करना, सही है, नुकसान पहुंचाना, इंफॉर्मेशन ले जाना बीच में से निकाल के, वो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो आपके पास अच्छा एंटीवायरस भी होना चाहिए, और फायरवॉल्स वगैरह जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो प्रॉपर इंस्टॉल होनी चाहिए कि अगर आपका नेटवर्क है तो उस पर कोई ऐसे दाखिल ना हो सके, अनऑथराइज बंदा जिसको परमिशन नहीं है। सही है, सिर्फ ऑथराइज लोग ही उसको यूज कर सके। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम किस तरीके से अपने आप को सेव करेंगे। ठीक है, ये तो एंटीवायरस की क्लास होगी कि भाई एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर दिया, और फिर बाकी तमाम डेटा को अपने प्रोटेक्ट रखना। मैंने आपको बताया था कि डेटा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। जहाँ बाकी फिक्स्ड एसेट्स है, वहाँ डेटा को भी उतनी वैल्यू देते हैं हम, बल्कि उससे ज्यादा वैल्यू देते हैं। उसी डेटा की वजह से जो है हम तमाम काम कर रहे होते हैं। कस्टमर का जो डेटा होता है, तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी और के हाथ तक ना जाए, या लीक ना हो वो डेटा। तो उसको सेव रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी किसी तरीके से हैकर्स वगैरह कोशिश करके निकालने के चक्कर में रहते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाए। ठीक है, तो जो थ्रेट समय एज अ यूजर होती है कंप्यूटर में काम करते हुए, उसमें सबसे पहली थ्रेट, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 540 पे, सबसे पहली थ्रेट जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट। सर ये थ्रेड की डेफिनेशन भी साथ साथ लिखवा दें। जी जी, पर ये आप लिखे पहले, आइडेंटिटी थेफ्ट है पहली। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है? अ टाइप ऑफ क्राइम a type of crime in which a thief in which a thief uses in which a thief uses someone else's identity someone else's identity to obtain money or conduct business transactions. Someone else's identity to obtain money or conduct business transactions. The crime the crime involves the theft. The crime involves the theft the crime involves the theft of the victim's personal information of the victim's personal information or bank related information. ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि भाई आप, मतलब ये कि आपके कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी आईडीज वगैरह है, ठीक है, आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी किसी तरीके से उसको चोरी करने की कोशिश करता है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। अब आइडेंटिटी थेफ्ट के जो है डिफरेंट तरीके होते हैं।
ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट में जो है वो शोल्डर सर्फिंग होता है। सबसे पहली चीज जो आइडेंटिटी थेफ्ट में हम ले सकते हैं वो शोल्डर सर्फिंग होती है। ठीक है, शोल्डर सर्फिंग में क्या होता है? अब ये मैं आपको हेडिंग्स लिखवा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये कि बाद में आपसे पेज शेयर कर लेंगे तो उसमें डिटेल है काफी, वो आप गो थ्रू कर लेना। आइडेंटिटी थेफ्ट में देखिए पहली हेडिंग है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग में क्या होता है कि कोशिश करता है जो भी हैकर होता है या जो भी इस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट करने की कोशिश करता है, वो ये देखना चाह रहा होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप किसी ना किसी तरीके से एंटर कर रहे हैं। जैसे अक्सर होता है ना एटीएम मशीन्स वगैरह में आप इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई उसको देखकर निकालने की कोशिश करता है। अक्सर देखें आप एटीएम मशीन्स में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार अपने हाथ कवर करके आप उसके अंदर कोड एंटर करें, ठीक है। या अक्सर लोग जो है वो आपके मोबाइल में झांक कर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि यार इसका कोड क्या है, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है आइडेंटिटी थेफ्ट का जिसको हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग। ठीक है, दूसरा तरीका आइडेंटिटी थेफ्ट का स्नैगिंग होता है। SNAGGING, स्नैगिंग। ठीक है, स्नैगिंग में क्या होता है कि आपकी कन्वर्सेशन कोई टेलीफोन लाइन पे, टेलीफोन एक्सटेंशन पे सुनने की कोशिश करता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, और उसको टैप करके किसी तरीके से आपकी वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा जो आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है बैंक में बैठे हैं, आप किसी एजेंट को इंफॉर्मेशन बता रहे हैं और बराबर में कोई और कस्टमर है, ठीक है, तो वो भी ऊपर से सुन के उस इंफॉर्मेशन को नोट कर ले अपने पास या बाद में उसको यूज करने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया अक्सर आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेते हैं फोन के ऊपर, तो वो क्या करता है मदर का फर्स्ट नेम पूछता है आपसे, ठीक है, मदर का फर्स्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, दो तीन चीजें पूछता है, उसके बाद जो है वो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो अगर यही कोई इन्फॉर्मेशन टैप कर लेता है आपकी, ठीक है, या ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली जाती है तो वो उसको मिसयूज कर सकते हैं, वो कहलाता है स्नैगिंग। तीसरी टाइप होती है आइडेंटिटी थेफ्ट की डंपस्टर डाइविंग, DUMPSTER, डंपस्टर, और डाइविंग DIVING। ठीक है, डंपस्टर डाइविंग में क्या होता है कि लोग या जितने भी इस तरीके के थीव्स होते हैं या चोर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले, जहां से आपने उसको डिस्पोज किया है। लेट से आपने क्रेडिट कार्ड का बिल फाड़ के फेंक दिया या आपने कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फाड़ के फेंक दिए कचरे की बाल्टी में अपने, और वो कचरा डिस्पोज होने जा रहा है, तो वो कचरे में से आपके वो स्टेटमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, आपका फटा हुआ चेक निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें कोई और ऐसा पर्सनल डॉक्यूमेंट तो नहीं जिसपे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट नंबर है या कोई ऐसे पासवर्ड्स वगैरह है, तो वहां से वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कचरे के ऊपर से, कचरे के अंदर से। तो एक ये भी तरीका होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल सकती है, लीक हो सकती है, ठीक है। फिर ये होता है कि आपके मेल बॉक्स में कभी कभार डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मेल बॉक्स में से भी बहुत सारे लोग डायरेक्टली जो होते हैं इस तरीके के जो थीव्स वगैरह होते हैं वो कोशिश करते हैं मेल बॉक्स में से ही जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जो आपके बिल्स वगैरह आए हुए हैं वही निकाल ले, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह वो डायरेक्टली आपके मेल बॉक्स में से निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है डंपस्टर डाइविंग का। तो ये टेक्निक कहलाती है डंपस्टर डाइविंग।
ठीक है। चौथी टाइप होती है इसमें सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है बेसिकली कि जो भी थीफ होगा, जो भी आइडेंटिटी थीफ होगा, वो जो भी विक्टिम है या आप हैं, जैसे मैं हूँ, कोई भी है, उसको कॉल करके उसको ये बताएगा कि यार मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, जो आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है। स्टेट बैंक ने भी इस पे वार्निंग दी है कि आप इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। इस तरीके से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर बन के बात करेगा या बोलेगा यार मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और हम सिस्टम चेक कर रहे हैं, आपकी जो है आईडी हमें चाहिए, हमें पासवर्ड चाहिए आपका, ताकि हम सिस्टम अपना अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस तरीके से कोई ऑनलाइन ये डिटेल मांगता नहीं है। ठीक है, आपके एटीएम की पिन, ये तमाम चीजें कोई ऑनलाइन आपसे इस तरीके से नहीं मांग सकता। अगर वो एंटर भी करते हैं ना, कभी आप ऑनलाइन आपने यूज किया होगा, कभी आप एंटर भी करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि वो आपको बोलेंगे कि यार अभी बीप होगी, बीप के बाद आप अपने 4 डिजिट एंटर कर दें। कभी भी डायरेक्टली कोई आपसे नहीं पूछेगा आप अपनी एटीएम की पिन बताएं या कोई और इस तरीके की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके बैंक रिलेटेड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपने बैंक में बताने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मदर का मेडन नेम होता है, मदर का फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप कभी इस तरीके से शेयर नहीं करते उस वक्त तक जब तक आपने इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट खुद नहीं की। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, तो वो फेक होती है कॉल ऐसी। वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके विद इन सेकेंड्स जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। जब तक आप तक बात आएगी तो वो ऑनलाइन जो है वो पेमेंट्स हो सकते हैं आपके कंप्यूटर से निकाल के या आपके अकाउंट से निकाल के जो है वो लेके जा चुके होंगे। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स होती है आइडेंटिटी थेफ्ट की। तो जरूरी होता है कि आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से गार्ड रखें, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से देखते रहें, अपने पास एक रिकॉर्ड रखें एंटीवायरस का और इस तरीके से फायरवॉल्स वगैरह का। फिर इंटरनेट यूज करते हुए हमारे पास सिक्योर टेक्नोलॉजीज होती है, मैंने जैसे आपको बताया था, प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएसएल होता है, एसईटी होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो सेफ है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट में आ जाती है। इसके बाद एक और चीज आती है, वो लॉस ऑफ प्राइवेसी है। एक और जो बहुत बड़ा मसला है जो हम कहते हैं, ठीक है, जो थ्रेट है, जो एक खतरा है हमें आइडेंटिटी थेफ्ट के अलावा, एक और क्या खतरा है, वो लॉस ऑफ प्राइवेसी है। ठीक है, दो मेजर चीजें जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत खतरा है यूजर्स के लिए काम करते हुए ऑनलाइन, ठीक है, या वैसे जनरली इंटरनेट को यूज करते हुए, कंप्यूटर को यूज करते हुए। तो आइडेंटिटी थेफ्ट होगी जिसकी डिफरेंट क्लासेस हमने डिस्कस की, और एक लॉस ऑफ प्राइवेसी है। जाहिर सी बात है, जब भी आप काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है बाइंग हैबिट्स वगैरह, ठीक है, आप जो भी ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं वो ट्रैक हो रहा होता है। मैंने आपको बताया था कुकीज वगैरह स्टोर हो रही होती है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक हो रहा होता है। फिर आप लॉग इन होते हैं, कहीं इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो तमाम चीजें भी जो है वो प्राइवेसी आपकी होती है। तो वो कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है, वो कहीं ना कहीं हैक हो सकती है। ठीक है, उसके लिए जैसे मैंने बताया सिक्योर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ऑनलाइन मौजूद होते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं ज्यादातर बैंकिंग वगैरह की साइट्स के ऊपर। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी सेव करना जो है वो कंपनी की भी जिम्मेदारी होती है, जो ऑनलाइन काम कर रही है आपकी भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और आप कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके से लीक ना हो, किसी के पास जाए नहीं। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि ज्यादातर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डेटा के अंदर से, मतलब बहुत सारा डेटा है, उसमें से कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा। जैसे अभी एक दिन में लेट से एक स्टोर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं,
बहुत सारे लोग एक स्टोर के अंदर आते हैं, ठीक है, सबका बिहेवियर मॉनिटर हो रहा होता है, सबका डेटा जमा हो रहा होता है। बैंक के अंदर देखें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा डेटा उस दिन जो है वो ट्रांसफर होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर देखें, मुख्तलिफ फील्ड हैं, सबके अंदर जो है वो डेटा जो है वो जमा हो रहा होता है उनके पास किसी ना किसी तरीके से। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, या हमें डेटा जमा करना होता है, तो हम वहां पर एक टेक्निक यूज करते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो डेटा माइनिंग कहलाती है। ठीक है, डेटा माइनिंग कहलाती है। डेटा माइनिंग के थ्रू आप जो है वो इन डेप्थ डेटा निकलवा सकते हैं लोगों का। डेटा माइनिंग की आप डेफिनेशन लिख लें वैसे। डेटा माइनिंग की डेफिनेशन है अ मेथड ऑफ सर्चिंग a method of searching large databases a method of searching large databases for specific types of information a method of searching large databases for specific types of information used by large organizations used by large organizations companies can use data mining companies can use data mining to search for companies can use data mining to search for purchasing trends to search for purchasing trends or specific kind of demographic data. Companies can use data mining to search for purchasing trends or specific kind of demographic data. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब आप जाते हैं तो याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन शेयर करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें आपकी ओपन में चली जाती है, बहुत सारी चीजें जो है वो कंपनीज के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास चली जाती है। ठीक है, और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि प्रोफाइलिंग आपकी ऑनलाइन जो है वो चल रही होती है। जब आप किसी पेज पर क्लिक करते हैं, किसी बैनर पे क्लिक करते हैं, किसी भी जगह वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन डेटा देते हैं, ठीक है, तो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग हो रही होती है कि मतलब भाई आपने ये पेजेस विजिट किए, ये आपके इंटरेस्ट है, इस बैनर पे आपने क्लिक किया था, ठीक है, ये परचेजिंग आपने की। वो सब क्या होती है? वो प्रोफाइलिंग होती है। मैंने आपको बताया था फेसबुक पे आप एड्स वगैरह देखते हैं तो वो एड स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोगों को कुछ नजर आ रहे होते हैं, कुछ को कुछ नजर आ रहे होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? वो प्रोफाइलिंग की वजह से होता है। वो जो टेक्निक होती है वो प्रोफाइलिंग होती है, मतलब आपका एक प्रोफाइल मेंटेन हो रहा होता है और उसके हिसाब से फिर जो है वो कंपनीज आपको टारगेट करती है। ठीक है, फ्यूचर में भी प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है। उनके कंपनी को पता है आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, ठीक है, आपने कौन कौन सी साइट्स विजिट की है, तो उसी से रिलेटेड डेटा आपको बाद में भी शो कर सकती है। मार्केटर्स जो है वो आपको ऑफर कर सकते हैं उसके हिसाब से कि भाई ये बंदे का ये प्रोफाइल मेंटेन हुआ है, तो ये जो है वो परचेजिंग हैबिट इसका ये कि ये चीजें परचेज करता है, तो इससे रिलेटेड इसको ये बैनर्स दिखाओ या ये एड्स दिखाओ। ठीक है, वो आपको ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है, बाकी डिटेल आपसे शेयर कर सकते हैं। वो तमाम चीजें जो है वो प्रोफाइलिंग में आती है आपकी।
सर वो ठीक परचेजिंग है, प्रोफाइल क्रिएट होगी ना? परचेजिंग प्रोफाइल इस तरीके से होगी कि आपने भाई ये प्रोडक्ट लेट से परचेज की थी, ठीक है, तो अगली दफा हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट की कोई अपडेट आएगी या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वहां से वो आपका डेटा आसानी से यूज करते हुए आपको बता सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर अपडेट आई है, ये चेंज आई है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आपका एक प्रोफाइल मेंटेन हो जाता है तो कंपनी के लिए आसान हो जाता है कि भाई ठीक है, इनका पैटर्न ये रहा है, ओवरऑल जो यूजर है, तो उसको देखते हुए, उसको यूज करते हुए वो फ्यूचर में कुछ भी इस तरीके से आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को देखते हुए कोई भी मतलब जो भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है या कुछ ऐसी ऑफर करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीजें कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि एक अकाउंट आप खुद भी क्रिएट करते हैं, अगर आप अकाउंट खुद रजिस्टर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वैसे ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को, कंपनीज को, तो वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही उनके पास चली जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए वैसे ही वो आपका एक अलग से सेपरेट प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे थे ना, डेटा माइनिंग में ये होता है कि डेटा आपके पास बहुत सारा आ जाता है, तो आसानी से आप निकाल के उस पर पूरे ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं कि देखो भाई सिमिलर लोग आए थे या सिमिलर यूजर्स आए थे, इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया था, ये परचेज किया था, ठीक है, ये साइट्स विजिट की थी, तो फिर आसान हो जाता है कि वो ओवरऑल डेटा माइनिंग के थ्रू डेटा फर्दर भी निकाल सके, ठीक है, मजीद डेटा जो उनको चाहिए किसी से भी रिलेटेड वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। काफी बड़ी फील्ड होती है डेटा माइनिंग की वैसे अगर आप ओवरऑल देखें, ठीक है। तो ये तो कुछ खैर ऑनलाइन के हवाले से कि अगर हम हमें क्या क्या थ्रेट्स होती है और किस किस तरीके से हम वनरेबल होते हैं जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से हमारी प्रोफाइलिंग हो रही होती है, तो ये तमाम चीजें खैर ऑनलाइन आ जाती है प्राइवेसी में, कि हमारी प्राइवेसी किस किस तरीके से जा सकती है। फिर देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो ऑनलाइन पब्लिश्ड होती है, अक्सर वेबसाइट्स ऐसी होती है जिन पे रिपोर्ट्स पड़ी होती है कस्टमर्स की डिटेल के साथ, तो वो रिपोर्ट्स भी लोग जो है पैसे दे के परचेज कर सकते हैं, ठीक है, उन रिपोर्ट्स के अंदर भी काफी डिटेल होती है, वहां से जो है वो डिटेल लेकर वो भी लोगों को ऑफर कर सकते हैं। पब्लिक रिपोर्ट्स होती हैं बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद है यहाँ पे पब्लिक डेटा होता है, जैसे पीटीसीएल वगैरह की देखें आप, पहले डायरेक्टरी आती थी, ठीक है, उसके अंदर येलो पेजेस होते थे, मतलब येलो पेजेस उस बुक का नाम होता था, उसके अंदर तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन होती थी पीटीसीएल नंबर के साथ, एड्रेस के साथ, तो आपकी किसी की भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसके पास पीटीसीएल का कनेक्शन है, उसका एड्रेस आप आसानी से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से होते हैं रिकॉर्ड्स की, बहुत सारी रिकॉर्ड कीपिंग के पेजेस भी बने हुए हैं ऑनलाइन, और उसके अलावा जो है वो डेटा भी आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद देखें, जब हम ऑनलाइन स्पाइंग की बात करते हैं कि मतलब आप ऑनलाइन है और एट रिस्क है, मतलब ऑनलाइन है तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रैक हो सकती हैं, या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैक हो सकती है ऑनलाइन रहते हुए। तो उसमें आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको कुकी का बताया था, ठीक है, जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस किस तरीके से निकल सकती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो कुकीज आता है, ठीक है। कुकी क्या होता है, पहले कुकी की डेफिनेशन लिख लें। कुकी की डेफिनेशन है स्पेशल टेक्स्ट फाइल, a special text file that a web server, a special text file that a web server places on a visitor's computer, a special text file that a web server places on a visitor's computer,
ठीक है, a cookie may store information about your visit. A cookie may store information about your visit at a website or personal information such as credit card data. Or personal information such as credit card data. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, कुकी टेक्स्ट फाइल होती है, वो आके आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है और फिर उसके अंदर जो है वो उसको यूज करते हुए वेबसाइट जो है आपके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है, डिटेल ले सकती है, आपके कंप्यूटर में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो वेबसाइट ने चाहा होगा उस तरीके की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो जाती है कि भाई आप वेबसाइट पे किस टाइम आपने विजिट किया था, कौन से पेजेस डाउनलोड किए थे। ठीक है, अगर आप कोई अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं तो उस अकाउंट की डिटेल स्टोर हो जाएगी कुकी में। ठीक है, तो ये कुकी होती है, पहला तरीका होता है कि किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट्स ले सकती है या शेयर कर सकती है। इसके बाद दूसरी टेक्निक होती है वो वेब बग्स कहलाते हैं, WEB वेब, और बग्स BUGS। ठीक है, अगर आप अपनी कुकीज डिलीट कर देंगे तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट से एडवर्टाइजर्स के हाथ से निकल जाती है, फिर आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेना जो है कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। अब वेब बग्स क्या होते हैं? वेब बग की डेफिनेशन लिखिए। वेब बग क्या होता है? वेब बग इज अ स्मॉल A web bug is a small GIF. A web bug is a small GIF format image file that can be embedded in a web page that can be embedded in a web page that can be embedded in a web page or an HTML format email message. ठीक है, a web bug can be as small as a single pixel in size. A web bug can be as small as a single pixel in size.
Can be as small as a single pixel in size and can be hidden anywhere in a HTML document. ठीक है, तो अक्सर ये ईमेल के अंदर जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर भी एज एन अटैचमेंट आ सकता है। ये छोटा सा GIF फॉर्मेट का इमेज होता है, GIF में बना होता है। ठीक है, ये आपके वेब पेज में मौजूद होता है। तो ये खाली एक छोटा सा पिक्सल साइज टाइप का समझ ले इमेज होता है, और ये जो है आपके डॉक्यूमेंट में जब हाइड होता है तो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रेजेंट होता है, इसके पीछे कोड होता है। ठीक है, बिल्कुल कुकी की तरह काम कर रहा होता है। ये आपकी तमाम एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, कौन से वेब पेजेस आपने विजिट किए, कौन सी कीवर्ड्स यूज किए, कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की, उसी तरीके से कर रहा होता है जैसे एक कुकी काम कर रही होती। ठीक है, तो ये बेसिकली हिडन होते हैं।